आज हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI फर्स्ट ईयर क्लास 13। इसके पहले हमने कितनी क्लास पढ़ी है? 12 क्लास पढ़ी हैं। आपको इस क्लास को अच्छे से समझना है तो इसके पहले के पीछे 12 क्लासें पढ़ी हैं, उनको आप लोग एक बार देख लीजिए, अपने डाउट क्लियर कर लीजिए, फिर आइए 13वीं क्लास पे। और हम लोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ITI एग्ज़ाम जो 2023 में होने हैं उसको माइंड में रखकर हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। और इस क्लास से संबंधित अगर आपको PDF चाहिए, फ्री में ऑनलाइन मार्क टेस्ट देना है तो www.globaliti.org पर जाइए, इस सुविधा का लाभ उठाइए, निःशुल्क है। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैलकुलेट द लाइन करंट। लाइन करंट आपको बताना है। आप 3 फेज 415 वोल्ट 15 हर्ट्ज सप्लाई फॉर द बैलेंस लोड। लोड बैलेंस है, लोड की कंडीशन कैसी है? लोड आपका लोड बैलेंस है, लोड बैलेंस है, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन वोल्टेज कितना दिया है? 415 वोल्ट। क्वेश्चन की सारी वैल्यू एक जगह पे लिख लिया करिए जब भी क्वेश्चन मिले। सप्लाई कितनी है आपकी? 3 फेज है। सप्लाई आपकी कितनी है? 3 फेज, 3 फेज सप्लाई है। 3 फेज सप्लाई है आपकी। फ्रीक्वेंसी आपकी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज दी गई है, ठीक। और पावर फैक्टर आपका cos फाई, पावर फैक्टर आपका 0.8 दिया गया है। cos फाई पावर फैक्टर किसी सर्किट का दिया गया है, जो इनकी सर्किट है उसका कितना है? 0.8। ये इतनी चीज़ें इन्होंने दे रखी हुई हैं। वाट भी दे रखा है, पी कितना दिया है? 3000 वाट, 3000 वाट दिया है। फार्मूला आपका होता क्या है? आपने बेसिकली देखा होगा, पूछा है लाइन धारा की गणना करें। आपको IL निकालना है। क्या फाइंड करना है? IL, लाइन करंट निकालना है। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, P = V/I, ठीक। P = V/I, उसी फार्मूले का अगर यूज करें, लेकिन ये DC सर्किट के लिए है। मतलब DC सर्किट के लिए क्या? ये बोलिए कि देखिए इस फार्मूले से जनरेशन हुआ। P = V/I होता है, आप सब जानते हो। तो यदि हमारा क्या है? P दिया हुआ है, P इतना दिया हुआ है, P = कितना दिया हुआ है? 3000 वाट दिया है। हमें निकालना क्या है? I निकालना है। तो I = क्या हो जाएगा? I = P/V हो जाएगा, ठीक। तो I अगर हम निकालना है, लाइन करंट निकालना है, तो IL हमारी हो जाएगी, लाइन करंट क्या हो जाएगी? V। P हमें दिया हुआ, P कितना दिया है? 3000 वाट, ठीक, अपान √3 दिया हुआ है। फार्मूला हमारा होता है, हो जाएगा √3। उसके बाद क्या हो जाएगा? √3 V, हमारी VL कितना दिया हुआ है? लाइन फेज वोल्टेज कितना दिया है? फ्लिप फेज वोल्टेज दिया है 415 इंटू 415। पावर फैक्टर कितना दिया हुआ है? पावर फैक्टर आपका दिया हुआ है 0.8। पावर फैक्टर आपका दिया हुआ 0.8। आया किससे है? आप जानते हैं P = क्या होता है? अब आपके ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं है। P = क्या हम होता है आप सब जानते हैं। कहाँ पर लिख दें? P = VL IL cos फाई। ये फार्मूला आप सब लोग जानते हैं। इस फार्मूले से ही जनरेशन हुआ, इस फार्मूले से जनरेशन हुआ उसका, और इस फार्मूले में वैल्यू हमने पुट करी। IL बाहर ले लिया, IL बाहर ले लिया तो P अपोजिट साइड चला गया, P अपोजिट साइड चला गया। तो हमारी फार्मूला क्या बना था? यहाँ पे फार्मूला हमारा ये बना था, P/√3 VPH इंटू 0.8। हमारा फेज वोल्टेज दिया हुआ है 415। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 हमने सारी वैल्यू रख दी, पुट कर दी। अब आपको सॉल्व करना है, तो आपको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? 5.2 एम्पियर। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा घर में आराम से बैठकर, हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है, कट पिट करना, 5.2 एम्पियर वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द पावर फैक्टर इन अ 3 फेज पावर मेजरमेंट ऑफ 2 वाट मीटर शोविंग इक्वल रीडिंग। 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने का क्या कारण हो सकता है? ठीक है, पिछले वाले का B नंबर सही है, 5.2 एम्पियर देख लीजिएगा, ठीक। अब बोला हुआ है व्हाट इज द पावर फैक्टर इन 3 फेज। पावर फैक्टर पूछा है आपसे फिर से। पावर फैक्टर क्या होगा इन 3 फेज? सप्लाई कितनी है? सप्लाई आपकी
3 फेज है सप्लाई, 3 फेज। पावर मेजरमेंट 2 वाट मीटर मेथड, कौन सा मेथड है पावर मेजरमेंट का, हमने कौन सा मेथड यूज किया है, पावर मेजरमेंट बाई 2 वाट मीटर मेथड, 2 वाट मीटर मेथड, 2 वाट मीटर मेथड। ठीक है। शोविंग इक्वल रीडिंग, अब देखो दोनों में जब बराबर रीडिंग आ रही है, दोनों में समान रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब जो पावर फैक्टर है, मतलब हमारी वोल्टेज और करंट के बीच में जो डिफरेंस है फेज का, मतलब जो वी और आई, मतलब पिछली क्लास से जब ली तो मैं बताया था, जब इनमें डिफरेंस होगा तो हमारा पावर फैक्टर निकलेगा, साइन और कॉस के फॉर्म में निकलता है, रिएक्टिव होता है किसी केस में इंडक्टिव हमारा पावर फैक्टर हो जाता है, किसी केस में कैपेसिटिव हो जाता है, किसी केस में जब लीडिंग हो जाएगा तो कैपेसिटिव बोलते हैं, जब लैगिंग हो जाए तो इंडक्टिव बोलते हैं। तो हमारा वो नेचर डिपेंड करता है कि हमारा लोड, यदि हमारी करंट वोल्टेज से पीछे आ जाए, लैग कर जाए, और यदि करंट, एक केस हमारा ये हो गया, दूसरा केस हमारा ये हो गया वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में हो जाए, तीसरा केस हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज से हमारी जो करंट है वो लीड कर जाए। ठीक, लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। लेकिन ये क्या बोला हुआ है, शोविंग इक्वल रीडिंग, ये दोनों में इक्वल रीडिंग शो हो रही, तो इसका मतलब यूनिटी पावर फैक्टर है, मतलब कि हमारा जो पावर फैक्टर होगा 1 होगा। ठीक, दोनों में क्योंकि इक्वल हो रहा है, इसका मतलब हमारा इनके बीच में जो अंतर है वो बिल्कुल खत्म है, एक सेम फेज में है। तो अगर यदि वोल्टेज और करंट हमारी सेम फेज में है, मतलब उनके बीच में डिफरेंस नहीं है, तो हमारा यूनिटी पावर फैक्टर होता है। यदि हमारी करंट लीड कर जाए वोल्टेज से तो उसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव इन नेचर हो गया, लीडिंग पावर फैक्टर हो गया। यदि लैग कर जाए तो उसे इंडक्टिव इन नेचर बोलते हैं, या बोलते हैं हमारी जो करंट है वो वोल्टेज से पश्चगामी है, पश्चगामी अग्रगामी हिंदी शब्द में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा, कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ कॉइल हैविंग रेजिस्टेंस 24 ओम, ड्रा द करंट ऑफ 5 एम्पियर 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। 224 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की व्याख्या कीजिए। 5 एम्पियर उसकी धारा है, 240 वोल्ट की, लिख लीजिए, एक एक करके सब कुछ लिख लीजिए, एक एक करके आप देखिए। अब देखो एक फार्मूला, पहले आप ये लिखिए, बी कितना दिया हुआ है 240 दिया हुआ है, एफ कितना दिया है सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है हमारा रेजिस्टेंस कितना दिया है, हैविंग कॉइल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, कॉइल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, कॉइल रेजिस्टेंस दिया है 24 ओम। कैलकुलेट द पावर फैक्टर, आपको निकालना क्या है, पीएफ निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है आपको, इतनी चीज़ें उसने आपको दे रखी हैं। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, P इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। तो अगर आई स्क्वायर आर होता है, P की वैल्यू हमें पता है, I की वैल्यू हमें पता है, तो P की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, I की वैल्यू 5 दिया हुआ है, P की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, P की वैल्यू बराबर होती, P इक्वल टू होता आई स्क्वायर आर, I की वैल्यू हमें पता है 5, R की वैल्यू हमें पता है कितनी 24। तो क्या कर सकते हैं हम 5 इंटू 24 करेंगे तो 25 का अगर हम 25 से वर्ग करेंगे तो 625 आता है, अगर एक लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 25 छक्का 30 5 पर 60, ये आ जाएगा 600 आ जाएगा। ठीक, कितना आया 600 आपने निकाल दिया। अब फार्मूला आपका क्या होता है, बोला है कि आपको निकालना है पावर फैक्टर निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है। फार्मूला आपको क्या होता है, आप पढ़े ही हैं, P बराबर VI cos फाई पढ़ते हैं। ठीक है, अब जब बात कर दी आपसे cos फाई निकालना है तो क्या हो जाएगा, भाई आपने P निकाल ली, ठीक है, P आपने निकाल ली। अगर अब आपसे पूछ दिया कि cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, cos फाई बराबर ऐसे पूछ लेगा, cos फाई बराबर तो आप क्या लिखेंगे, P अपान V इंटू आई, यही तो लिखेंगे। अब P आपका क्या दिया हुआ है, P आपका दिया हुआ है, P आपका दिया हुआ है कितना, P आपने निकाल लिया 600। ठीक, V कितना दिया हुआ है, V आपका 240 दिया हुआ है, V आपका 240 दिया हुआ है। I आपकी कितनी दी हुई है, I आपकी 5 दी हुई है, I आपने ये लिखा हुआ है 5, I आपकी कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। ठीक, तो इस तरीके से इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन अगर हम करें तो 10 से 10 कट कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद 17, और उसके बाद 24
पंचा 110, 6/110 और फिर इस पे पॉइंट जाएगा, भाग 5 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 11×5=55। इसका लगभग 0.5 आपका पावर फैक्टर निकल के आएगा। कैलकुलेशन आप लोग करिएगा। P = V/VI cos फाई होता है। अब cos फाई बाहर ले लेंगे तो P/VI हो जाएगा। V की वैल्यू आपने निकाली है। V की वैल्यू कैसे निकाली है, I²R के फार्मूले से निकाली है। P की वैल्यू कैसे निकाली है, I²R आपने यूज किया है तो आपको P की वैल्यू फाइंड हो गई है। उसके बाद फिर P/VI, अब आपको P की वैल्यू पता हो गई, cos फाई बराबर P/VI, तो 240 × 5, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद बचा 60, तो 24 पंचे 110 और 110 का जब भाग हम देंगे 60 में जाएगा नहीं तो पॉइंट के साथ में 5 आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, RLC परिपथ के प्रतिबाधा Z की गणना का सूत्र क्या है। देखिए हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया है, जितने न्यूमेरिकल होते हैं, जितने फार्मूले बन सकते हैं मैंने सब बताए थे आपको। इसका फार्मूला 2 फार्मूला बनता है, Z = √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन एक ऐसे हो सकती है, Z = √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। एक केस में हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस बड़ा हो जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक केस में हमारा जो इंडक्टिव कैपेसिटेंस है वो बड़ा हो जाता है, इंडक्टिव कैपेसिटेंस बड़ा हो जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बड़ा हो जाता है कैपेसिटिव इंडक्टेंस से। ठीक, XL और XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये दिया हो। L और C का मतलब आप लोग सब जानते हैं, L हमारा इंडक्टिव इन नेचर होता है, C हमारा कैपेसिटिव इन नेचर होता है। ये हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक केस में ये बड़ा हो जाएगा, एक केस में ये बड़ा हो जाएगा। यदि अब देखो यहाँ पे दिया क्या है, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस Z ऑफ द RLC सीरीज सर्किट। RLC सीरीज इफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज लेस देन, देखो बोला हुआ है साफ साफ, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज लेस देन, XL हमारा छोटा है, XL हमारा छोटा है, मतलब XL इज लेस देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XL बोल दिया है छोटा है किससे, XC से। ठीक, अब देखिए ये दो फार्मूले हैं, कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए XL का होल स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर, ये नहीं होगा, XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL स्क्वायर माइनस XC, दो आपको फार्मूले मिले जिसमें से 2 फार्मूले आपको दिए हुए हैं, लेकिन बोला है कि XL हमारा छोटा है XC से। तो यदि पहले जो हम हमेशा पहले बड़ी डिजिट रखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, XL को बड़ा किया हुआ है, लेकिन ये बोल रहा है हमारा नियम कि XL को छोटा होना चाहिए, तो ये नहीं सही होगा। इसका राइट आंसर होगा XC माइनस XL का होल स्क्वायर। 18वें का डी नंबर आपका सही होगा। उसके बाद पूछा है कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ RLC सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस R 15 वाट। आपको पावर फैक्टर बताना है जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फिर से दे रखी है, उसने कितनी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 वाट। वैल्यू नोट कर लीजिए। फिर बोला हुआ है वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वोल्टेज आपको 240 दिया हुआ है। उसके बाद सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 50 हर्ट्ज दी हुई है। आपका परिणामी प्रतिघात रिजल्टेंट रिएक्टेंस दिया हुआ है 20, ठीक है, परिणामी प्रतिघात। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है 15 और V दिया हुआ, ठीक है। बोला है आपूर्ति RLC परिपथ के शक्ति गुणांक की गणना करें। शक्ति गुणांक इसमें से आपको पूछा है, कौन सा नंबर, 19 नंबर। हमने आपको फार्मूला बताया था, हमने फार्मूला आपको बताया है कि फार्मूला हमारा कि क्या होता है, पूछा है कैलकुलेट द पावर फैक्टर RLC। Z इक्वल टू क्या होता है हमारा, Z इक्वल टू हमारा होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपका होता है। लेकिन XL XC बोला है दोनों का सलूशन, XL XC का सलूशन ऑलरेडी उसने दे दिया है। अब हमको मतलब XL XC की वैल्यू रिपुट नहीं करनी, उसने XL XC की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 20, तो हमने 20 का स्क्वायर कर लिया, ठीक। उसके बाद बोला है R², क्या बोला है R², R का वैल्यू कहीं दिया हुआ है, R का वैल्यू ये दिया हुआ है 15, ठीक। ये कितना हो जाएगा, Z इक्वल टू 15 का करेंगे, 15 से वर्ग कितना हो जाएगा 225 प्लस 400, 225 प्लस 400,
कितना हो जाएगा 15, 225 प्लस 400, 225 हो गया, और फिर 20 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 400। ठीक है, अब 225 प्लस 400 बराबर हो गया कितना, 225 प्लस 425 ऐड किए बराबर कितना हो गया आपका 625। ठीक, 625 आपका हो गया 625। जेड की वैल्यू आपने निकाल ली। अब कह दीजिए सर जेड की वैल्यू क्यों निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर निकालना है हमें। पावर फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पावर फैक्टर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है कास फाई बराबर आर बाई जेड। अब हमें आर पता है, आर हमको पता है, आर क्वेश्चन में दिया हुआ है 15, लेकिन जेड नहीं पता, तो हमें क्वेश्चन करने के पहले उसकी वैल्यू वो फाइंड करनी होगी जिन वैल्यू की जरूरत पड़ेगी हमें उस वैल्यू को निकालने के लिए। कैसे, अब हमें जेड नहीं पता था तो हमने जो एक इतिहास रचा, ये ड्रामा किया, 625 हमने फाइनली पहुंचा। 625 किसका होता है, 25 का होता है वर्ग। 625 कितना होता है आप सब लोग जानते होंगे, 25 का होता है। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, अब हमको आर बाई जेड पता हो गया। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, अब देखिए इस पे आ जाइए, आर की वैल्यू आपको दी हुई है 15, 25 का वर्ग होता है 625, हमने निकाला 25। अब इधर देखिए, इधर कितना आया 15/25। ठीक, 15/25 करेंगे तो 25 जाएगा नहीं, दशमलव के साथ स्टार्ट करेंगे, पॉइंट 25 छक्के 150, 150, 0.6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग न्यूमेरिकल करिए, न्यूमेरिकल से कभी घबराइए नहीं। देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया है और क्या पूछा है। जो वैल्यू हमें नहीं दी हो सबसे पहले उन वैल्यू को फाइंड करिए, और देखिए क्या क्या उन वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या कोई और वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो उससे पहले उन वैल्यू को फाइंड करिए। इसके अलावा कुछ नहीं है। क्वेश्चन से कभी घबराइए नहीं। बहुत से बहुत पहली बार प्रयास में गलत होगा, लेकिन दूसरी बार करोगे, तीसरी बार करोगे, डर खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन आपको आने लगेंगे। उसके बाद बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडमिटेंस। एडमिटेंस हमारा जो होता है एडमिटेंस, एक हमने रेजिस्टेंस सुना है। रेजिस्टेंस हमारा उस केस में होता है जब देखिए, जब हमारा सर्किट ज़्यादातर कह दें कि एक रेजिस्टेंस होता है, एक होता है इम्पीडेंस। रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का खेल इतना है, इम्पीडेंस में हमारे एक्सेल और एक्सी आ जाते हैं। इम्पीडेंस का मतलब ऐसी सर्किट में जो हमारे एक्सेल और एक्सी लैगिंग और लीडिंग वाला नेचर आ जाता है, तो वहाँ पे हम इम्पीडेंस का यूज करते हैं, अदरवाइज रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। रेजिस्टेंस के थ्रू भी हम सर्किट को सॉल्व करते हैं, इम्पीडेंस के थ्रू भी सॉल्व करते हैं। जिस प्रकार रेजिस्टेंस करंट का विरोध करता है उसी प्रकार इम्पीडेंस भी विरोध करता है, लेकिन इम्पीडेंस लैगिंग इन लीडिंग नेचर के साथ में विरोध करता है, देखता है कि किस तरीके का करंट है, करंट का नेचर देखता है, उसी प्रकार उसके अपोजिशन में बिहेव करता है। जेड इक्वल टू भी क्या होता है, V अपान आई होता है। आर इक्वल टू भी V अपान आई होता है। कुछ लोग बोल देते हैं ये DC के लिए है, ये AC के लिए है। खैर सबका अपना अपना अलग मत है, किसी प्रकार से समझिए, समझना है। लेकिन हाँ, जेड में एक्सेल और XC का इफेक्ट रहता है, क्योंकि जेड का फार्मूला होता है जब हम ऐसी सर्किट अपनी सॉल्व करते हैं तो आर स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस XC आ जाते हैं, या XC माइनस एक्सेल आ जाते हैं। तो ऐसी सर्किट के लिए मोस्टली हम जेड इक्वल टू V अपान आई यूज करते हैं, अदरवाइज हमारा आर इक्वल टू V अपान आई भी यूज होता है। मोस्टली केसेस में अगर AC है तो AC है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेल XC इफेक्ट होगा ही होगा, तो इसलिए हम जेड का यूज करते हैं वहाँ पर, जेड इक्वल टू V अपान आई। बाकी दोनों का काम सेम है। अब बोला हुआ है कि एक्सेल, अच्छा अब ये बोला हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू एडमिटेंस, वाई निकालना है। अब देखो जेड इक्वल टू एडमिटेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एडमिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। ठीक, अब हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ये बताया कि आर बराबर होता है V अपान आई के, आर बराबर होता है V अपान आई के। ठीक, और जेड बराबर होता है V अपान आई के। ठीक, जेड बराबर हमारा क्या होता है, V अपान आई के। तो यदि आपसे पूछा आई दिया हुआ है उसने 8 एम्पियर, करंट दिया हुआ है कितनी 8 एम्पियर, और क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है 240 वोल्ट, सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 50 हर्ट्ज। उसके बाद क्या दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है, RLC सर्किट, पैरेलल सर्किट दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द एडमिटेंस। एडमिटेंस हमारा क्या होता है, इम्पीडेंस हो गया। अब इम्पीडेंस का जस्ट अपोजिट, इम्पीडेंस का जस्ट अपोजिट क्या होता है, एडमिटेंस।
जिस प्रकार रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता है। जिस प्रकार रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस, उसी प्रकार इंपीडेंस का अपोजिट क्या होता है, एडमिटेंस। एडमिटेंस, इंपीडेंस का अपोजिट क्या होता है, एडमिटेंस। जिस प्रकार हमारा रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है कंडक्टेंस, उसी प्रकार इंपीडेंस का अपोजिट होता है एडमिटेंस। एडमिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं y से, एडमिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं y से। ये इसके क्या होगा, अपोजिशन में होगा, अपोजिट होगा। ये इसके क्या है, अपोजिट होता है, आप सब जानते हैं। यदि z बराबर v अपान आई होता है तो आप कह सकते हो ना कि y इक्वल टू 1 अपान जेड होगा। y इक्वल टू 1 अपान जेड होगा कि नहीं होगा। अब ठीक है, आपने इतनी बात क्लियर हो गई कि y इक्वल टू 1 अपान जेड होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिस प्रकार इन दोनों का कनेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसी प्रकार इन दोनों का कनेक्शन भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब आपको फार्मूला दिया हुआ है जेड, आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडमिटेंस निकालने हैं। तो y इक्वल टू 1 अपान जेड होता है, आपको ये प्रूव हो गया, ये फार्मूला आपको मिल गया। इस फार्मूले में इस वैल्यू में इस फार्मूले को पुट कर दीजिए, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। y बराबर 1 अपान जेड, y बराबर 1 अपान जेड दिया हुआ है। z की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है, कहीं z देखिए क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडमिटेंस y RLC पैरेलल सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई एट एम्पियर करंट। ठीक है, इस पास थ्रू 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज। और जेड दिया हुआ है, जेड कहाँ पे दिया हुआ है, जेड कितना दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज 240 वोल्ट। अब आपको एक फार्मूला यहाँ पे मिला हुआ था, z इक्वल टू वी अपान आई। तो यहाँ पे पहले इसको देख लीजिए, z इक्वल टू वी अपान आई दिया हुआ है। तो v आपका कितना दिया हुआ है, v आपका दिया हुआ है 240, v आपका कितना दिया हुआ है। अब इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। y इक्वल टू 1/z आपने निकाल लिया, z बराबर क्या दिया है, v अपान आई। तो z बराबर आपका 240 अपान आई कितना दिया हुआ है, आई कितना दिया है, आई 8 एम्पियर दिया हुआ है, आई 8 एम्पियर दिया हुआ है। तो कैंसिल करोगे कितना आएगा, 8 त्रिक 24 और 0 साथ में, मतलब आपका जेड निकल आया। जेड कितना आया, 30 निकल के आया। ठीक, अब बोला है कि जेड आपका क्या है, यही आपका जेड इम्पीडेंस है। इसको हिंदी में प्रतिबाधा बोलते हैं, इसको हिंदी में प्रतिबाधा बोलते हैं। जेड आपका निकल के आया कितना, 30, इसको प्रतिबाधा बोलते हैं। अब y इक्वल टू 1 अपान 30 रख सकते हैं, क्योंकि z की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। इसको पुट करेंगे, इसको कट करिए, इसको कट करेंगे, आपस में देखेंगे। पहली बार में लेके जाएंगे, पॉइंट के साथ भाग नहीं जा रहा है, तब फिर उसके बाद दूसरी बार में भी नहीं जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक जीरो बढ़ाने के बाद 10 ही होगा, तब एक बार जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद अब जो है हम देखेंगे कि भाग चला जाएगा, तो कितना आएगा 33, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 0.033 महो। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। आपने निकाल लिया। सबसे पहले जेड आपको क्या पता है, वी अपान आई, आर बराबर वी अपान आई होता है। जिस प्रकार इम्पीडेंस का, जिस प्रकार रेजिस्टेंस का वर्क होता है, उसी प्रकार इम्पीडेंस का वर्क होता है। इम्पीडेंस का एसी में यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे आपके एक्सेल और एक्सी इफेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, बाकी रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का काम सेम है। कंडक्टेंस हमारा किसके अपोजिट होता है, रेजिस्टेंस के। कंडक्टेंस और किस में होता है, जब हमारा कंडक्टर होता है, करंट प्रवाहित होती है, उसको कंडक्टेंस बोलते हैं, वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के। उसी प्रकार इम्पीडेंस हमारा रेसिप्रोकल होता है किसके, करंट के। अब हमें जेड इक्वल टू फाइंड करना है वी अपान आई, तो जेड हमने फाइंड कर लिया। हमारा एडमिटेंस होता है वाई अपान जेड। एडमिटेंस और कंडक्टेंस, एडमिटेंस और कंडक्टेंस देखा जाए तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे से समानता रखते हैं। लेकिन अगर बात करोगे
कंडक्टेंस की और इम्पीडेंस की, तो कंडक्टेंस और इम्पीडेंस एक दूसरे के जो समझिए, कंडक्टेंस का मतलब होता है कि चालक में धारा का प्रवाह अच्छे से होना। इम्पीडेंस यदि साथ में आ जाएगा, इम्पीडेंस वहाँ पे फैक्टर पहुँचाएगा, तो इसका मतलब कि जो है ये धारा प्रवाह का विरोध करेगा वहाँ पे। और साथ में किस फॉर्म में करेगा, एक्सएल माइनस एक्सी, या किसी किसी केस में एक्सएल एक्सी जीरो हो जाते हैं, मतलब उसका कैपेसिटी के अगर करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम फेज में है, तो वहाँ पे एक्सएल एक्सी इफेक्ट खत्म भी हो जाता है, जिसको हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर बोलते हैं। अब बोला हुआ है एकल कला, यहाँ पे दिया हुआ है आई आर। अब देखिए ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका कैपेसिटेंस है। जिस सर्किट में रेजिस्टेंस लग जाएगा उसको हम रेजिस्टिव बोल देंगे, जिस सर्किट में कैपेसिटर लग जाएगा उसको हम कैपेसिटिव सर्किट बोल देते हैं नॉर्मली। यहाँ पे कैपेसिटर लग गया है, इसको हम कैपेसिटिव बोल सकते हैं, ठीक, कैपेसिटिव, कैपेसिटिव। इसको हम बोल सकते हैं रेजिस्टिव, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं रेजिस्टिव, इसको हम बोल सकते हैं कैपेसिटिव। क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टिव और कैपेसिटिव, अलग अलग दोनों का हमें पता हो गया। इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी, इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी तो उसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव करंट। और इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी उसको क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टिव करंट। इसीलिए इनको दोनों को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है आई आर से, एक को रिप्रेजेंट किया है आई सी से। हमने फार्मूला अभी आपको बताया है, अभी आपको फार्मूला हमने बताया है। जेड हम निकालते हैं, जिस प्रकार जेड का फार्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, उसी फॉर्म में हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं। आई स्क्वायर माइनस आई सी स्क्वायर हमें फाइंड करना है। यदि लाइन करंट निकालनी है तो लाइन करंट के लिए हमें रेजिस्टिव करंट माइनस कैपेसिटिव करंट्स का सलूशन निकालना होगा, उसके बाद ही हम लाइन करंट फाइंड कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा अंडर रूट आई स्क्वायर माइनस आई सी का होल स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस आई सी का स्क्वायर, ठीक। अगला क्वेश्चन बोला है हाउ द लो पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव इन एसी सर्किट। एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, बाई कनेक्टिंग रजिस्टर इन सीरीज, बाई कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज, बाई कनेक्टिंग इंडक्टर इन सीरीज, बाई कनेक्टिंग कैपेसिटर इन पैरेलल। बोला है लो पावर फैक्टर है, लो पावर फैक्टर इंप्रूव करना है एसी सर्किट में। सर्किट का पावर फैक्टर हमें इंप्रूव करना है, पावर फैक्टर हमारा लो है उसको इंप्रूव करना है एसी परिपथ में। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे जो हमने पिछली क्लास में बताया है उसके लिए हम यूज करते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर हमें अगर पावर फैक्टर इंप्रूव करना है, कैपेसिटर को क्या करते हैं, एज ए बूस्टर यूज करते हैं। जितना पावर हमारा कैपेसिटर, जितने हमारे पावर हाउस होते हैं जहाँ पे जितना पावर लॉस होता है वो उसके एवज में पावर जनरेट करते हैं, जिससे बोलते हैं पावर हाउसों में बना रहता, कभी जाइएगा, जितने होते हैं उसको बोलते हैं कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर बैंक में क्या होता है, जितना पावर लॉस होता है उसके एवरेज में वो पावर जनरेट करते थे। पावर हाउस क्षति की जो हम नुकसान की भरपाई करने के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर बूस्टर होते हैं, स्थैतिक संधारित्र बोलते हैं, स्थैतिक संधारित्र के रूप में यूज करते हैं। कैपेसिटर और बूस्टर का काम करते हैं, पावर को बूस्ट करते हैं। तो उनका पावर जो हमारे पावर हाउस होते हैं वहाँ पे कैपेसिटर बैंक लगाया जाता है, इसीलिए क्योंकि इनके अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है। संधारित्र के बारे में आप सब जानते हैं कि ये अपने आप में क्या कर सकता है, ठीक। आप एक बार जाके किसी पावर हाउस में देखिए कि कैपेसिटर बैंक कैसे लगा हुआ है, कैसे काम कर रहा है और किस सप्लाई से ऑपरेट होता है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा कि देखना कभी कि कैपेसिटर बैंक में जो कैपेसिटर हमारे लगे हुए होते हैं किस सप्लाई से ऑपरेट होते हैं। और इसका जो वो हमेशा कनेक्ट होते हैं, किस में कनेक्ट होते हैं, वो पैरेलल में, क्योंकि हमें बूस्ट करना है पावर। वो भी लो पावर फैक्टर है, हमें लो पावर फैक्टर इंप्रूव करना है। तो उसको कैसे यूज करते हैं, कनेक्ट करते हैं बाई कनेक्टिंग कैपेसिटर इन पैरेलल। संधारित्र को समांतर में जोड़कर हम पावर फैक्टर को अपने इंप्रूव करते हैं। हमारा संधारित्र जो होता है वो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का काम करता है। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है डेल्टा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लाइन करंट एंड फेज करंट। रिलेशन पूछा है, लाइन करंट और फेज करंट में क्या रिलेशन होता है। लाइन करंट और फेज करंट में हमने बताया था, लाइन करंट में क्या होता है, बोला है डेल्टा में। अब देखिए ये चीज़ ध्यान देना है आपको क्वेश्चन में कि हमारा जो कनेक्शन डेल्टा में है कि वो स्टार में है। हमारी लाइन करंट किससे हो जाएगी, लाइन करंट बराबर हो जाएगी √3 फेज करंट के। अगर पूछा होता हमारा वोल्टेज, लाइन वोल्टेज पूछा होता
तो देखिए डेल्टा के केस में लाइन करंट हमारी होती है √3 फेज करंट। जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज जो है बराबर हो जाते हैं, लेकिन जो लाइन करंट है वो √3 फेज करंट हो जाती है। लेकिन अगर स्टार का केस होता वहाँ पे लाइन करंट हमारी फेज करंट के बराबर हो जाती और जो लाइन वोल्टेज होता वो √3 फेज वोल्टेज के बराबर हो जाता। मतलब एक दूसरे के व्युत क्रमान मतलब एक दूसरे से अपोजिट संबंध रखते हैं स्टार और डेल्टा, समझे कि नहीं। तो अगर हमारा केस स्टार का है, यहाँ पे बोला हुआ है डेल्टा, यहाँ पे क्या बोला हुआ है डेल्टा, इसलिए हमारी लाइन करंट किसके बराबर हो जाएगी, लाइन करंट बराबर हो जाएगी √3 फेज करंट के। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फेज सीक्वेंस मीटर, काला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है। टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3 फेज मोटर, टू प्रोटेक्ट मोटर अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, टू इंडिकेट द इन करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज मोटर, टू इंश्योर दैट to ensure the correct phase sequence of 3 phase system. What is the purpose of phase sequence? फेज सीक्वेंस का मतलब होता है कि जैसे आप बोलते हो बच्चों कहीं कि सब लोग एक सीक्वेंस में खड़े हो जाए, पंक्ति में खड़े हो जाओ, मतलब कि कहने का मतलब सब में समानता उत्पन्न करना, एक रो बनाना कि जो बीच में हमारे इरर्स हैं। जैसे मान लीजिए कोई पंक्ति बनी हुई, दो बच्चे इधर दो बच्चे उधर, तो आप लोग जाके बोलते हो कि आप लोग एक सीक्वेंस बनाइए, और उस सीक्वेंस को जो जांच करता है उसको क्या बोलते हैं हम, सीक्वेंस मीटर बोलते हैं, फेज सीक्वेंस मीटर बोलते हैं। पर्पस ऑफ फेज सीक्वेंस, फेज सीक्वेंस का उद्देश्य क्या है, टू इंश्योर मतलब कन्फर्म, टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस का काम क्या है, ये आइडेंटिफाई करो कि करेक्ट फेज सीक्वेंस का मतलब है क्या। फेज सीक्वेंस उसका नाम ही इसीलिए पड़ा कि वो फेज सीक्वेंस का पता लगाता है, फेज सीक्वेंस हमारा सही है या गलत, यदि गलत है तो उसे सही तरीके से सही मार्ग में लाना। तो फेज सीक्वेंस का क्या काम है, टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस फेज द सिस्टम ऑफ 3 फेज सिस्टम। ये इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद पूछा है कैलकुलेट द अपीरेंट पावर ऑफ अ कनेक्टेड 3 फेज, अपीरेंट पावर पूछा हुआ। अपीरेंट पावर के लिए अगर हम फार्मूला बताएं आपको AP = ठीक है, वैसे आप जानते हैं क्या बताना है, आपको बता चुके हैं, हम कई बार बता चुके हैं सर। इस चैप्टर में आपका सबसे ज़्यादा फार्मूला यूज होने वाला कौन सा है, √3 cos phi, VL/IL cos phi, √3 VI cos phi, ये सबसे ज़्यादा फार्मूला आपको यूज होने वाला है। टू कैलकुलेट द अपीरेंट पावर ऑफ स्टार कनेक्टेड 3 फेज लोड इफ द कनेक्टेड अक्रॉस फेज वोल्टेज कितना है, फेज वोल्टेज आपका कितना है 415, ठीक 415, टू सप्लाई एट 0.8 पावर फैक्टर एंड द फेज करंट इज 10 एम्पियर। एक स्टार कनेक्टेड से जुड़े हुए हैं, आपको निकालना है एक स्टार से जुड़े 3 कला भार की आभासी शक्ति निकालनी है आपको। आभासी शक्ति का मतलब अपीरेंट पावर, फार्मूला आपको हमने बताया, आपको निकालना है अपीरेंट पावर। और फेज वोल्टेज आपका कितना दिया हुआ है, फेज वोल्टेज आपका दिया हुआ है 415, आपका फेज वोल्टेज दिया हुआ है। cos phi कितना दिया हुआ है, cos phi बराबर दिया है 0.8। आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 50 हर्ट्ज, ठीक है। करंट कितनी दी हुई है 10 एम्पियर। आप इस फार्मूले को पुट करिए √3 VI cos phi, ठीक, इसको आप पुट करेंगे आपका आंसर निकल के आएगा 7.188। क्या निकालना है, अपीरेंट पावर निकालना है आपको सारी वैल्यू दी हुई है, इस फार्मूले में पुट करिएगा आपका आंसर निकल के आएगा। √3 ये हो जाएगा आपका √3 इंटू VI वाला फार्मूला जो आपका है, ठीक, √3 उसके बाद आप पुट करोगे 415 इंटू I आपकी कितनी दी हुई है 10, ऐसे पुट करोगे आपका फाइनल आंसर 7.188 kVA निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर फैक्टर इफ वंस ऑफ द वाट मीटर रीडिंग इज 0 एंड द अदर रीड टोटल पावर इन 2 वाट मीटर फैक्टर ऑफ 3 फेज पावर मेजरमेंट। 3 कला शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में यदि एक शून्य रीडिंग देता है, यदि एक शून्य रेटिंग देता है और दूसरे की कुल खपत पाठ्यांक क्या है। यदि एक की 0 रीडिंग है तो दूसरे की खपत पाठ्यांक क्या है, दूसरे का खपत पाठ्यांक 0.5 हो जाएगा।
और ये कुछ भी हो सकता है। देखो ये बोला हुआ है 0.5 से बिलो हो जाएगा, 0.5 से बिलो नहीं होगा। यदि एक है, यदि देखो यहाँ पे बोला हुआ है 3 कला शक्ति माप में 2 वाट मीटर मेथड में से यदि एक शून्य है, एक यदि शून्य रीडिंग दे रहा है, एक रीडिंग दे रहा है, अगर बोला होता कि दोनों की रीडिंग आ रही है W1 इक्वल टू W2 है और दोनों की रीडिंग आ रही है, दोनों का केस, लेकिन जो है रीडिंग हमारी 0 आ रही है, W1 हमारा रीडिंग और W2 रीडिंग बराबर है, लेकिन जो रीडिंग आ रही है वो 0 आ रही है, तो इसका मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है जो अपोजिशन में है, इसलिए जो है 0 मतलब है तो रेटिंग इक्वल, लेकिन जो है हमारा जो रेटिंग आ रही है वो 0 है, इसका मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिशन में है। यदि अगर बोल दे कि सेम डायरेक्शन मतलब कि डायरेक्शन सही है और W1 जो है W2 की इक्वल रीड करता है, तो वहाँ पे उस केस में हमको क्या मिल सकता है, यूनिटी मिल सकता है। लेकिन ये बोला हुआ है कि एक शून्य है, एक शून्य है, अगर 2 में हम क्या मिला, यूनिटी मिला, लेकिन और हम चाहते भी हैं हमेशा हमारी सर्किट यूनिटी रहे, न कैपेसिटी वो तो हमारे लोड के ऊपर डिपेंड करता है, लोड हमारा कैसा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 0.5। इसका एक टेबल मैं आपको किसी दिन दे दूंगा, उस टेबल से आप पूरी चीज़ें इजीली समझ पाएंगे। बोला है व्हाट इज द फार्मूला फॉर फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर का फार्मूला होता है RMS वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू। इसका राइट आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। व्हाट इज द फार्मूला फॉर फॉर्म फैक्टर, RMS वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू। अगला क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रिकल टर्म इज डिफाइंड एज द टोटल अपोजिशन टू करंट इन AC पैरेलल सर्किट। AC समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस शब्द का किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है। देखो विच इलेक्ट्रिकल टर्म इज डिफाइंड एज द टोटल अपोजिशन टू करंट इन AC सर्किट। AC सर्किट में करंट का अपोजिशन कौन करता है? हमने बताया था आपको कि प्रतिरोध हमारा, देखो AC सर्किट की बात कर दिया, जिस क्वेश्चन को अभी हमने पीछे समझाया है कि हमारा जो AC इम्पीडेंस में अगर बात करें AC सर्किट में तो वहाँ पे इम्पीडेंस हो जाता है। यदि बात करें अदर सर्किट है, AC सर्किट नहीं है, DC सर्किट है, तो वहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है। या कभी कभी एक ऐसा केस भी हो सकता है यदि हमारा पावर फैक्टर यूनिटी, पावर फैक्टर की मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में डिफरेंस नहीं है, तो वहाँ पर हमारा जो लैगिंग है लीडिंग वाला नेचर तो होगा नहीं, तो वहाँ पर भी रेजिस्टेंस का फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज AC सर्किट है तो कहीं ना यूनिटी हो ही नहीं सकती, उसमें लैगिंग है लीडिंग का नेचर होगा ही होगा। इसलिए AC के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं? इंपीडेंस यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें करंट और वोल्टेज के बीच में कुछ ना कुछ अंतर होता ही होता है। क्या हुआ? AC पैरेलल सर्किट समांतर परिपथ धारा के कुल विरोध के रूप में हम समांतर परिपथ धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है? विच इलेक्ट्रिकल टर्म इज डिफाइंड एज द टोटल अपोजिशन टू करंट इन AC पैरेलल सर्किट। अभी हमने आपको बताया, देखो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हम थोड़ी सी एक आपको ट्रिक दे रहे हैं। जिस प्रकार हमारा R इक्वल टू होता है V अपान I, उसी प्रकार Z बराबर होता है V अपान I। ठीक, Z बराबर हमारा V अपान I होता है। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। AC समांतर परिपथ धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है? धारा के विरोध के रूप में, धारा के विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है? हमें अब एक चीज जानिए, रेजिस्टेंस का जो अपोजिट होता है वो होता है कंडक्टेंस। इम्पीडेंस का जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं एडमिटेंस। पूछा है समांतर परिपथ धारा के कुल विरोध, धारा का जो विरोध है के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है। अब धारा के जो विरोध है, धारा के विरोध को किस विद्युत शब्द के परिभाषित, धारा का जो विरोध हो रहा है वो किसके रूप में होगा? वो आपका एडमिटेंस के रूप में होगा। ठीक, एडमिटेंस इक्वल टू क्या होता है? Y बराबर 1 अपान Z। विरोध किसके फॉर्म में होगा? एडमिटेंस के फॉर्म में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने न्यूमेरिकल आपको पीछे करवाए हैं। विच इलेक्ट्रिक, देखिए हिंदी में मत पढ़िए, हिंदी में पढ़ने के बाद थोड़ी कंफ्यूजन होगी। मैंने भी हिंदी में क्वेश्चन पढ़ा, कंफ्यूजन हुई। आप क्वेश्चन इंग्लिश पढ़िए। विच इलेक्ट्रिकल टर्म इज डिफाइंड एज द टोटल अपोजिशन टू करंट इन AC पैरेलल सर्किट। AC पैरेलल सर्किट में टोटल अपोजिशन ऑफ करंट को जो आइडेंटिफाइड करता है उस एलिमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? एडमिटेंस को जानते हैं। एडमिटेंस किसके अपोजिशन में होता है? इंपीडेंस के अपोजिशन में होता है।
है। रेजिस्टेंस किसके अपोजिशन में होता है? कंडक्टेंस के अपोजिशन में होता है। इसका राइट आंसर एडमिटेंस। उसके बाद बोला है विच सर्किट कंटेन द फेज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। हमने आपको बताया था यदि हमारे वोल्टेज और करंट, अगर इसको हम मान लें सपोज बी मान लें और इसको हम मान लें आई, एक को हम मान लेते हैं बी, एक को हम मान लेते हैं आई, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं आई, इसको हम मान लेते हैं आई। अब देखिए ये दोनों यदि सेम फेज में, यदि दोनों सेम फेज में, दोनों के बीच में V माइनस आई, ये माइनस का सिंबल है, इक्वल टू 0 है। दोनों के बीच में जो फेज डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कहने में जो दोनों के बीच में अंतर है, जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो 0 है, तो वो केस हमारा कौन सा हो जाता है? समझाने के लिए बता रहे हैं, वो केस हमारा हो जाता है यूनिटी। लेकिन यहाँ पे देखो वोल्टेज, यूनिटी का क्या मतलब होता है? यूनिटी का मतलब होता है दोनों एक साथ। यूनिटी का मतलब होता है एकता। अगर दो भाई हो, आप दोनों मिल के रह रहे हो तो आप एक में रह रहे हो ना, एकता हुई। यूनिटी का मतलब एक हो, दो भले ही आप 4 यूनिट हो, 5 यूनिट हो, लेकिन अगर 2 भाई हो या केवल 2 बहन हो तो आप लोग, अगर 2 भाई केवल 2 बहन हो, आप आपस में प्रेम से रह रहे हो तो आप में यूनिटी है ना, कि आप एकता में रह रहे हो। अगर दोनों के बीच में कुछ वैचारिक मतभेद हो जाए या दोनों एक दूसरे से मतलब ना रखो तो यहाँ पे आपके उनके बीच में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप है, कुछ ना कुछ उनके बीच में कमियां हैं, जो आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं, आपको वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो इससे होता क्या है? मनमुटाव होता है। कभी कभी लोग आपस में एक दूसरे का नुकसान करने में आ जाते हैं। तो वही हुआ, उन दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ। इसी चीज़ को हमें फाइंड करना है, इसी चीज़ को। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है उसने, यहाँ पे कितना डिफरेंस दिया हुआ है देखो। ये कितने पहले स्टार्ट हो रही है, ये इन्होंने फेज डिफरेंस दिया हुआ है, ये 90 डिग्री से स्टार्ट हो रही है वोल्टेज हमारी, और ये करंट हमारी क्या है? करंट देखो अभी ग्राफ में जो अब आपका दिखेगा, ग्राफ में तो आपको लग रहा है कि करंट हमारी आगे से स्टार्ट हो रही है, लेकिन ग्राफ में और मैथमेटिकल फार्मूले में जब कभी ऐसी सर्किट सॉल्व करेंगे तो आपको ग्राफ से कभी तुलना मत करना, वो जस्ट अपोजिट होता है। फिर लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं कैलकुलेशन करने की, ना उसकी ज़रूरत है चर्चा करने की, वो तो मैंने केवल बता दिया समझने के लिए। देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, जो वोल्टेज दिया हुआ है, जो करंट दिया हुआ है, दोनों सेम फेज पे नहीं, दोनों का जो चलने का तरीका है, दोनों एक दूसरे जैसे, एक भाई दूसरा काम करने के लिए सोच रहा है, एक भाई थोड़ा सा उससे और दूसरा काम करने की सोच रहा है, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग वे पे चल रहे हैं। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ V माइनस ई निकलेगा, चाहे वो 0.5 निकले, चाहे 6 निकले, कुछ ना कुछ अंतर इनके फेज शिफ्ट में आएगा ही आएगा। फेज डिफरेंस इनका जो दिया हुआ है, इनके जो सेम फेज का फॉलो पथ है वो फॉलो नहीं हो रहा, मतलब कुछ ना कुछ अंतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो दिया हुआ है वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्योर रजिस्टिव सर्किट, रजिस्टिव एंड इंडक्टिव सर्किट, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस सर्किट, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस सर्किट, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस सर्किट। देखो यहाँ पे कहीं एल तो दिया ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन तो सही हो ही नहीं सकता ना। ये बोला है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, आरएलसी तीनों की बात कर दी है, तो ये क्वेश्चन सही नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस सर्किट, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस सर्किट। ये आपके 30 नंबर है। 30 नंबर का आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है और इंडक्टेंस दिया हुआ है। करंट एक केस में अगर हम एक एंगल से देखें, अगर वोल्टेज के रेफरेंस में देखें तो क्या हो रही है? लैग कर रही है। इंडक्टेंस हमारे जो इंडक्टिव नेचर होता है लैग जैसे होता है। रजिस्टिव क्या होता है? रजिस्टिव और इंडक्टिव। रजिस्टिव क्या होता है? प्योर रजिस्टिव सर्किट अभी आपने पढ़ी, प्योर रजिस्टिव सर्किट आप जब कभी चर्चा करेंगे तो बताएंगे प्योर रजिस्टिव सर्किट क्या होती है, प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होती है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट क्या होती है। तो प्योर रजिस्टिव सर्किट जो हमारी होती है उन दोनों का, और प्योर इंडक्टिव, प्योर रजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव, जब कभी समय मिलेगा तो उसका हम डीप एनालिसिस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम ये बताने की कोशिश करेंगे जो ये सर्किट दी हुई है, ये रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस की सर्किट आपको दिखाई गई है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी नंबर सही है। प्योर रजिस्टिव सर्किट नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों है, क्योंकि वोल्टेज और करंट यहाँ पे दोनों आया हुआ है। रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस सर्किट, धारिती सर्किट, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ, प्रतिरोध एवं धारिती परिपथ दिया हुआ है। यहाँ पे प्रतिरोध, ये चीज पर ध्यान देना, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, प्रेरकत्व, प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ। ये रहे आज तक के हमारे यहाँ के 30 क्वेश्चन। 30 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व हो गए।